हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 8 जनवरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो नाउ अब देखिए, जम्मू कश्मीर में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली तो है नहीं अभी, राइट? वहां पर इलेक्शन नहीं हुए बिकॉज ऑफ डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट होनी है पहले। उसी तरीके से वहां पर जो लोकल बॉडी फंक्शन कर रही थी 2019 जनवरी से, उसका भी टेन्योर कंप्लीट होने को आ रहा है। ठीक है। और एज पर ऑफिशियल रिपोर्ट की अभी कोई इरादे नहीं है इलेक्शन कराने की। It will not had any assembly representation since 2018, and the 5-year term of 30,000 local representatives is set to expire. And government had decided to first conduct a delimitation exercise, और उसके बाद ठीक है सभी वार्ड जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उनको दोबारा से डिलिमिट किया जाएगा। Elections can be held only after a delimitation exercise is completed to redraw the boundaries of municipal wards and punch constituencies. ओके, और इससे प्रॉब्लम ये है कि जो डिस्पर्सल किया जाता था फंड लोकल डेवलपमेंट के, डिस्पर्सल ऑफ 25 लाख फंड एलोकेटेड टू ईच पंचायत विल आल्सो सीज। ठीक है। देर आर 20 और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रिप्रेजेंटिंग जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टोरल। अब सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन रह गया, दैट इज 20 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। दैट्स ऑल। ठीक है। सिर्फ इस लेवल की डेमोक्रेसी अभी रह गई है कश्मीर में, अगर जल्दी से इलेक्शन नहीं कराते हैं तो। अब देखिए, इसमें दो चार पॉइंट याद रखिए। जैसे अगर यहाँ का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होता है, यानी कि वहां पर कोई वॉइस नहीं है एक बात करने के लिए, बिकॉज जो गवर्नर है ही इज नॉमिनेटेड, वो पब्लिक ने अपॉइंट नहीं किया है, बट ही इज टेकिंग ऑल द डिसीजन फॉर पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। अब याद कीजिए राटले प्रोजेक्ट जो हमने कल ही देखा था, राइटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ओके, इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी 40 ईयर्स के लिए एक फिक्स प्राइस पर, और वो प्राइस भी अननोन है अभी, और रिवील नहीं किया गया कितने प्राइस पर। सो इलेक्ट्रिसिटी जो जम्मू कश्मीर में बन रही है वो सेल की जाएगी राजस्थान को, नहीं? जबकि हमें पता है कि खुद जम्मू कश्मीर में पावर की शॉर्टेजेस होती हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं फिर वही सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी कि पब्लिक में डिसकंटेंट और ये सब बैठने लगता है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे जीएसटी रेवेन्यू की बात है तो आपको पता है कि जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जिस स्टेट में ज्यादा कंजम्पशन होगा वहां पर ज्यादा बड़ा हुआ दिखेगा, रादर देन कि जिस स्टेट में प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। ये प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स नहीं है, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो अब यहाँ पर देखिए कि गुजरात में अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, काफी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, बट वहां पर जीएसटी कितना आया, 9.5%। एंड लुक एट दी states like MP, Maharashtra, Karnataka. See the growth rate in GST, right? Okay. So 8 स्टेट ऐसे थे जहां पर 15% से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है जीएसटी कलेक्शन में। यहाँ पर मिस हसीना फ्रॉम बांग्लादेश, शी इज ऑल सेट टू रिटर्न एज प्राइम मिनिस्टर फॉर हर फोर्थ टर्म आई थिंक। ओके, और ये सारी स्टोरी मैंने आपको समझाई थी कि क्यों ये प्रो इंडियन है और क्यों हमारे लिए जरूरी है इनके साथ। ठीक है, तो हमने पिछले 2 दिन इसको अच्छे से डिस्कस किया। बांग्लादेश को हमारी नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी जो है उसके लिए काफी जरूरी है कि यही वहां की प्राइम मिनिस्टर रहें, क्योंकि एक प्रो इंडियन पार्टी मानी जाती है, रादर देन जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है ऑपोजिशन में, वो थोड़ी सी रेडिकल्स को ज्यादा सपोर्ट करती है। ओके, और म्यांमार में भी इस वक्त ट्रबल चल रहा है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसी पार्टी आए हमारे नेबरहुड में। नो, इसको देख लेते हैं थोड़ा। वंशी पट्टू, ठीक है, ये क्या होता है? ये जो आप इमेज में देख रहे हैं वो परफॉर्मेंस है वंशी पट्टू। ओके, इसमें 2 स्टाइल होती हैं, कुट्टानदन एंड अरनमुला। ठीक है, ये वंशी पट्टू की 2 स्टाइल है। अब दोनों स्टाइल में थोड़ा सा फर्क जान लेते हैं कि अरनमुला स्टाइल जो है ये थोड़ी डिवोशनल टाइप है। ओके, ये जैसा जब ऑफरिंग की जाती है श्री पार्थसारथी टेम्पल में तब परफॉर्म की जाती है। एंड कुट्टानादम, ये इट इज एसोसिएटेड विद फार्मिंग क्लास या वर्किंग क्लास। ओके, ये पहला डिफरेंस हो गया इन दोनों में। दूसरा, अरनमुल स्टाइल इज संग चैंटिंगली बिगिनिंग एट ए स्लो स्लो पेस विद क्लैपिंग। ओके, डिवोशनल है तो थोड़ा स्लो क्लैपिंग के साथ होती है, जबकि कुट्टानदन दे आर ऑल अबाउट एनर्जी एंड स्नेक बोट रोइंग। ओके, तो ये दूसरा डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, ये इसको इसको याद रखिएगा, इसकी 2 स्टाइल है और दोनों में हमने 2 डिफरेंस देख लिए हैं। आगे चलते हैं।
यहाँ पर आदित्य L1 मिशन के बारे में फिर से है, तो इसको ना आज अच्छे से देख लेते हैं इसको पूरा। ठीक है, इसको हम एक बार में कंप्लीट कर लेते हैं, पहले भी कर चुके हैं बट ये दोबारा न्यूज़ में है तो इसको दोबारा देख लेते हैं। ओके, ये रहा हमारा आदित्य L1 मिशन, जो कि आता है आपके GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट में। Now, recently ISRO performed a crucial maneuver to bind Aditya L1 into Lagrange point 1। ठीक है, Lagrange points की लोकेशन देख लेते हैं एक बार। सी दिस इज, ये है हमारा अर्थ, ठीक है, दिस इज द सन, और दोनों के बीच में एक पॉइंट बन के आता है Lagrange point 1। ठीक है, जहां पर हमने सेट किया है अपने इस स्पेसक्राफ्ट को। ठीक है, Lagrange point 2 ये अर्थ के ऑपोजिट साइड चला जाता है। ठीक है, सन मून और उसके ऑपोजिट साइड में है Lagrange 2। परपेंडिकुलर लोकेशन पर है Lagrange point 5 एंड Lagrange point 4। ओके, एंड सन के ऑपोजिट साइड पे आ जाता है Lagrange point 3। ठीक है, तो ये लोकेशंस याद रखिएगा। हमने इसमें यहाँ पर क्यों स्टेबल किया है, ताकि जो हमारे सन को जो ऑब्जर्व करना है, ठीक है, वो हमेशा किया जा सके इरिस्पेक्टिव कि उस टाइम एक्लिप्स वगैरह चल रहा है या क्या चल रहा है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है L1, इट इज हार्डली 1% ऑफ द टोटल डिस्टेंस जो सन और अर्थ के बीच में होता है। क्लियर, तो ये पॉइंट्स की लोकेशन याद रखिएगा। दिस इज L4, L5, L2, L3। ठीक है, और L1। एक बार सन का स्ट्रक्चर और समझ लेते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं सन का। तो देखिए, सबसे इंटीरियर में क्या है, यहाँ पर कोर, दिस वन। ठीक है, उसके बाद का जो एरिया उसे हम कहते हैं रेडिएटिव जोन, एंड दिस यू आर सीइंग इन येलो, इट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन जोन। ठीक है, ये तीन चीजें समझ में आई। इसके बाद यहाँ पर ये एरिया कहलाता है हमारा सब सरफेस फ्लो, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज फोटोस्फियर, एंड देन ये जो स्पॉट्स देख रहे हो आप ब्लैक ब्लैक कलर के हल्के से, दीज आर कॉल्ड एज सन स्पॉट्स। ये सन फ्लेयर्स देख रहे हो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोस्फियर। ये है कोरोनल होल, दिस वन, एंड ये जो अलग से दिख रहा है निकला हुआ थोड़ा सा, ठीक है, इट इज प्रोमिनेंस। तो अब हमें ये जानना है कि देखिए ये सन का सरफेस जो हो गया, ठीक है, ये सन का जो सरफेस हो गया, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो हार्डली 5000 के आसपास रहता है। ठीक है? लेकिन ये जो इसके आसपास का एटमॉस्फेयर है ना, सन के आसपास का एटमॉस्फेयर, यहाँ पे टेम्परेचर मिलियंस में रहता है। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए, थोड़ा सा उल्टा, कि जो सरफेस है उसका टेम्परेचर और ज्यादा हाई रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एक मिस्ट्री है, इसको अनकवर करना चाहता है ये हमारा आदित्य L1। आदित्य L1 इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी दी सन। ठीक है, सन की स्टडी के लिए पहला है। ठीक है, फर्स्ट टू स्टडी दी सन। Solar mission will not see the spacecraft actually go to the sun. It will instead create a space observatory at a point from which sun can be observed even during an eclipse. ठीक है, ये इसका एक बेनिफिट है इस पॉइंट का, L1 का, कि यहाँ पे इक्लिप्स के दौरान भी सन को ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर धरती पे आपने ऑब्जर्वेटरी लगाई होती तो आप नहीं कर पाते ऑब्जर्व। The spacecraft will be placed in a halo orbit around the L1 around 1.5 million kilometer from the Earth. The mission has a life of 5 years, during which the payloads are expected to provide the information to understand the phenomena of: first is coronal heating, that is coronal mass ejection, pre-flare and flare activities and their characteristics. Okay, coronal mass ejection आप लोग जानते हैं. Dynamics of space weather and propagation of particles and fields. It is equipped with 7 payloads. ठीक है, 7 payloads लेके गया है अपने साथ, with 4 of them carrying out remote sensing of the sun and 3 of them carrying in situ observation. ठीक है, नेक्स्ट, अब इन 7 पेलोड्स के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। इट विल स्टडी दी कोरोना, सन का जो कोरोना जो हमने यहां पर देखा था। ठीक है, कहां गया दिस कोरोना, और सन के कोरोना को स्टडी करेगा, इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड कोरोनल मास इजेक्शंस को। ठीक है, तो ये एक पेलोड हो गया। सेकेंड, SOOT, that is solar ultraviolet imaging telescope. It will focus upon the photosphere and chromosphere imaging. ठीक है, ये फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर को इमेजिन करेगा, नैरो एंड ब्रॉडबैंड। इट विल मेजर द सोलर इरेडियंस वेरिएशन। नेक्स्ट है हमारे सोलेक्स एंड हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, दैट इज हीलियोस कह सकते हो आप। ठीक है, HEL1O ऐसे वैसे।
It will study the soft and hard X-ray flares from the sun over a wide X-ray energy range. इसके बाद aspects and पापा. It will analyze the electrons and protons in the solar wind and particles. It will also study the energetic ions and advanced triaxial high-resolution digital magnetometer. It will study the interplanetary magnetic field at L1 point. अब ये L1 पॉइंट का बेनिफिट क्या है? इसमें क्या होता है कि दोनों का जो पुल होगा, यहाँ पे अर्थ का पुल, यहाँ पे सन का पुल, ये बैलेंस हो जाता है. ठीक है, तो जो हमारा स्पेस यहाँ पे जो ऑब्जर्वेटरी है उसको फ्यूल कंजम्पशन नहीं करना पड़ता, मतलब वो एक स्टेबिलिटी में आ गया है. जैसे आप किसी चीज को दोनों तरफ से खींचो तो वो एक बैलेंस में आ जाती है, इक्वल फोर्स लग रहा है दोनों साइड से. Lagrange point 1. These are positions in the space where objects sent there tend to stay put. At Lagrange point, the gravitational pull of two large masses precisely equals the centripetal force required for a small object to move with them. Okay. Lagrange points are named in the honor of Italian French mathematician. There are 5 Lagrange points. ठीक है, पांचों में आपको दिखाई चुका हूं. L1 point of the Earth Sun system affords an uninterrupted view of the sun. ये इसका बेनिफिट है सबसे बड़ा, इसलिए हमने इसको चुना है. There are currently 4 operational spacecraft at L1, which are Wind, Solar, Heliospheric Observatory, that is SOHO. इसके अलावा एडवांस कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर ACE एंड डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी डिस्कवर. ठीक है, ये 3 और ऑब्जर्वेटरी हैं जो इसी पॉइंट L1 पर ही इस वक्त काम कर रही हैं. ओके, सो आदित्य L1 के बारे में जान लिया, आगे चलते हैं. ये सब हमारे काम का नहीं है, फालतू की बात है. यहाँ भी इसरो ने वही आदित्य L1 के बारे में ही बात की है. एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम क्या है? 5 इयर्स. ऑब्जर्वेटरी है एक तरह की. ठीक है, 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगी गई है, जिसमें से एक है VLC जो कोरोना ग्राफ, एक कोरोना ग्राफ है जो स्टडी करेगा अपर मोस्ट लेयर सन की. सूट, it is an ultraviolet imaging telescope. SOLAX and HAL-1 OS, it will study the solar flares and coronal mass ejection. ASPEX and PAPA to study the solar wind and plasma, and a set of digital magnetometers to measure properties of the magnetic field around the spacecraft. Okay, Lagrange 1 point पर establish किया जाएगा. Gravitational influence of the two bodies interact such that smaller bodies here will not experience a net tug towards either. बैलेंस हो जाता है. इससे पहले हमने एक्सपोसेट मिशन भी लॉन्च किया है 1 जनवरी को. ठीक है, इट इज द ओनली वर्ल्ड सेकंड एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एंड 8 इयर्स आफ्टर एस्ट्रोसैट. यहाँ पर बात की गई है डिसेबिलिटी राइट्स की. अब देखिए, अगर कोई फ्रॉड होता है, कुछ होता है, कोई किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करता है, तो उससे क्या होता है, एक तो कंपनी का नाम भी खराब होता है. ठीक है, एक तो कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो खराब होगा कि आपकी वजह से कुछ गड़बड़ हुआ. दूसरा, लॉ सूट आपके अगेंस्ट फाइल होगा तो आपको भी लॉयर्स वगैरह हायर करने पड़ेंगे, यानी आपके भी एक एक्सपेंसेस निकल के आएंगे फ्रॉम कंपनीज पर्सपेक्टिव. राइट, कंज्यूमर जिसके साथ गलती हुई है उसको क्या हॉन्ट होता है? उसका सबसे बड़ा है कि उसका एक तो टाइम जाएगा इन सब में, और उसका भी इन सभी चीज़ों में कॉस्ट जाएगा. ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि पर्सनल लेवल पर नेगोशिएशन करने चाहिए. ठीक है, टाइम भी बचेगा आपका और जो खर्चा है वो भी बचेगा, और कंपनी की जो इमेज है वो बचेगी सबसे बड़ी. ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन इज ए कोलैबोरेटिव एंड सॉल्यूशन ड्रिवन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टेक्निक व्हिच इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू लिटिगेशन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम को, ठीक है, पेटीएम को ये डायरेक्शन दी गई थी कि आप अपनी जो ऐप है उसको थोड़ा सा डिसेबल पर्सन फ्रेंडली बनाइए. ठीक है, तो उसको ये डांट लगी, उसके बाद उसने करेक्शन की है. बट बात ये है कि जब तक आपकी इमेज, जो ब्रांड इमेज थी, उस पर तो एक धक्का पहुंच चुका था ना. तो देखिए, इंडिया में क्या होता है, पहली बात तो कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है कोड में. पेपर वर्क, रेड टैप इन इंडियन सिविल कोड्स आर ऑलरेडी डिसुएडिंग पार्टीज फ्रॉम यूजिंग ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड. ठीक है, तो कई लोग तो छोटा मोटा फ्रॉड होने के बाद भी कंप्लेन करने की सहमत नहीं उठाते हैं, सोचते. अब ये जो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट आया था 2016, ठीक है, काफी पुराना हो चुका है अब तो, वरना मैं उसको आपको प्रीलिम्स में जरूर कराता दोबारा, बट आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है अब. ठीक है, 2016 एक्ट इट प्रोवाइड दैट एनी नॉन कंप्लायंस विद इट्स प्रोविजन मे बी रिपोर्टेड टू चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज. नॉट रिमेंबर दिस पोस्ट, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज. अब यहाँ पर क्या है कि ये नोटिस इशू कर सकता है उन कंपनीज को एंड डायरेक्ट देम टू मेक देयर सर्विसेज एक्सेसिबल और इम्पोज पेनल्टीज ऑन देम फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट.
Okay, so it is a positive measure, but its actual impact on repairing accessibility barrier in the marketplace remains to be seen. But अभी तक कई ऐसी जगह दिख जाएंगी आपको पब्लिक स्पेस में जो डिसेबल फ्रेंडली नहीं है. फॉर इंस्टेंस, दिस कमिश्नर ही डायरेक्टेड पेटीएम टू मेक इट्स मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेसिबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज. फिर इसने इसके साथ कंप्लाई किया, ठीक है. बट ये सब इंश्योर करने के लिए क्या है कि जो अथॉरिटी है उसको एक कॉन्स्टेंटली विजिलेंट होने की जरूरत पड़ती है. या फिर यूजर से कोई इनपुट आता है कि ये ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तब जाकर वो उस पर रिएक्ट करती है, ठीक है. बट इससे क्या है कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है. आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर नहीं कर सकते इस चीज को. नाउ दिस इज वेयर द पोटेंशियल फॉर स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन टेक्निक कैन बी यूटिलाइज, such as PTM to avoid the embarrassment of being labeled as non-compliant. It can help them avoid hefty legal fees, prevent their officials from being tied up in paperwork before courts. On the other hand, it enables persons with disabilities to take their concerns directly to the service providers and monitor fixes as they get implemented. Okay, तो यहाँ पे इस आर्टिकल का पूरा जो क्रक्स है वो ये है कि स्ट्रक्चर नेगोशिएशन दो पार्टी के बीच में हो ये ज्यादा जरूरी है रादर देन कि लीगल तरीके से कोई चीज एनफोर्स की जाए. प्रायोरिटी इज द की. अब देखिए जरूरत ये भी है कि ये जो ब्रांड है, फॉर एग्जांपल पेटीएम या कोई भी ब्रांड हो, ठीक है, क्या वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को वाकई प्रायोरिटी देते हैं? उन्हें लगता है कि दीज पीपल एज अ कस्टमर आर वर्थ टू देम? Okay, that is more important. Now, success of any alternative dispute resolution model is directly proportional to the level of priority that such service providers are willing to afford. Okay, because these providers feel that there are no real benefit of providing services to person with disabilities. But now it is time. It is time to deploy the structured negotiation in big way has come. It is high time that business prioritize the needs of disabled users. Exhibiting openness to enter into structured negotiation would be a powerful step in this direction. Okay, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. ये तो फालतू के आर्टिकल्स हैं. यहाँ पर मॉलडीव्स के कुछ 3 मिनिस्टर ने कुछ गलत कमेंट्स किए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी पर. ओके, तो और उन्होंने जब लक्षद्वीप पे विजिट किया था तो कह रहे थे कि ये सोचते हैं कि लक्षद्वीप को मॉलडीव से बेटर बना लेंगे, ठीक है. इस तरह के कुछ फालतू के कमेंट्स किए थे. तो वहां पर उसने 3 मिनिस्टर को सस्पेंड तो कर दिया है. ये वहां के प्रेसिडेंट है मुइजू. ओके, अब इनके बारे में एक बात जानिए कि इन्होंने पहले इंडिया आउट कैंपेन तो चलाया, ठीक है. इंडिया आउट कैंपेन ये एक डेवलपमेंट हो चुकी है, ठीक है. फिर ये इलेक्शन जीत भी गए. उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इंडिया की जो थोड़ी बहुत मिलिट्री प्रेजेंस थी वहां पर उसको हटवा दिया कि वी डोंट वांट. उसके बाद हमारे जो हाइड्रोग्राफिकल मिशन चल रहे थे, हाइड्रोलॉजिकल मिशन, ठीक है, सी फ्लोर को मैप वगैरह करने के हाइड्रोलॉजी का मिशन, तो उसको भी इन्होंने कैंसिल करा दिया. देन एट द सेम टाइम इन्होंने अपनी फर्स्ट विजिट के लिए चुना टर्की. एंड टर्की है जो इंडिया के कॉन्स्टेंटली अपोजिट रहा है ऑन द इशू ऑफ कश्मीर, ठीक है. इसका पूरा का पूरा सपोर्ट हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है, टर्की का, ठीक है. और फिर इन्होंने अपनी सेकंड विजिट के लिए चुना चाइना को, राइट. अब ये चाइनीज कंपनीज को चाहिए, चाइनीज जो वेसल्स हैं उनको अलाउ करते हैं हाइड्रोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए अपने आसपास, बट इंडियन शिप्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं. ओके, सो दीज आर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है. ये 5 इश्यूज हैं जो स्क्रिमिशेस का कारण बने हुए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में. अब जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कमेंट किया ना, तब काफी सारी ऑलमोस्ट 5000 होटल बुकिंग्स एंड 2500 फ्लाइट बुकिंग्स ये सब कैंसिल कर दिए इंडियंस ने. ओके, क्योंकि मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से टूरिज्म पे डिपेंड है, ठीक है. अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए जानी जाती है. एंड सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो इंडिया से आते हैं और इंडिया के बाद आते हैं चाइना से. तो ये इंडिया के टूरिस्ट ने जिस तरह से कल रिएक्ट किया ये सब कैंसिल करके, तो वो काफी झटका है इनके लिए. ओके, नाउ द विजिट बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू लक्षद्वीप was aimed at challenging the Maldivian tourism, which pride itself on its famous beachside facilities. Indian tourists cancelling hotel bookings in the Maldives. मिस्टर मुइजू, ठीक है, इन्होंने चूज टर्की एज फर्स्ट फॉरेन विजिट एंड फॉलोड बाय चाइना. मिजोरम में ये फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं जो जीते हैं और अभी चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है. इन्होंने अपनी खुद की सेपरेट पार्टी बनाई थी. अब मैंने आपको मिजोरम के रिगार्डिंग भी 2-3 चीजें पिछले कई मंथ से समझाई है. जैसे मिजो में मोस्टली कौन रहते हैं? कुकी पीपल, ठीक. म्यांमार साइड पे कौन रहते हैं? चिन पीपल. और ये सब मिलके ही जो कम्युनिटी कहलाती है.
राइट। अब जब म्यांमार में प्रॉब्लम शुरू हुई तो मिजो गवर्नमेंट को सेंटर ने डायरेक्शन दी। सेंटर ने कहा कि दो दो काम कीजिए। पहला, कि यहाँ से जो चिन पीपर आ रहे हैं ना म्यांमार से, उनके बायोमेट्रिक्स लेके रखिए। ठीक है। मिजोरम गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि अगर हम ये बायोमेट्रिक्स लेंगे तो कल को आप आइडेंटिफाई करके उनको निकाल दोगे, जबकि वो हमारे ही एथनिक टाइज हैं, हमारे ही ब्रदर्स हैं। ठीक है। सेकंड, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि बॉर्डर को क्लोज करो। वहां म्यांमार में फसाद चल रहा है आफ्टर मिलिट्री टेक ओवर, और अब इतनी लड़ाई चल रही है, तो उससे काफी लोग हमारी इंडिया में आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा हम वो भी नहीं मानेंगे। ठीक है। तो मिजोरम ने, और जबकि वहां पर जो पार्टी पावर में थी ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बीजेपी है उसके साथ ही गठबंधन में थी। ठीक है। काइंड ऑफ अलायंस था। ठीक है। तो इन्होंने ये दोनों सेंटर की डायरेक्शन मानने से मना कर दिया मिजोरम ने। क्लियर। नाउ यहाँ पर मिजोरम ने फिर वही कहा है, मिजोरम विल कंटिन्यू टू हेल्पिंग डिस्प्लेस चिन्स कुकीज, says the chief minister. Mizoram government will continue to shelter the Chins from Myanmar and Kuki-Zo communities from मणिपुर। ठीक है। मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है, क्योंकि मणिपुर में मेजोरिटी है मिताईज। ठीक है। और जो प्लेन एरियाज में रहती है, हिल्स में रहती है कुकीज, उन कुकीज के अगेंस्ट जब वायलेंस हुआ तो वो भी आगे मोस्टली मिजोरम की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है। द चिन एंड कुकी-जो पीपल, दे आर एथनिकली रिलेटेड टू मेजोरिटी मिजोस। क्लियर। तो ये मिजोरम से रिलेटेड दो तीन बातें आपको समझ में आई। अब देखिए, 31 चिन पीपल who fled a civil war in Myanmar and about 12,000 Kuki-Zo people who escaped the ethnic conflict with majority Meiteis in the Manipur। तो ये इतने ज्यादा लोग मिजोरम की तरफ आए हैं। क्लियर। और ये सब शुरू हुआ था म्यांमार में मिलिट्री कूप के बाद, जो कि फरवरी 21 में हुआ था। तो ये दो तीन पॉइंट समझ में आ गए आपको। सेंटर के दोनों डायरेक्शन इन्होंने नहीं माने, और फिर इलेक्शन हुआ, एंड दिस पर्सन ही इज फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, ये इलेक्शन जीत के आए। ना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं पुलिस को कि आप सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनका सही इस्तेमाल कीजिए। जैसे वो एक लड़का था अंकित बाईयान, ऐसा कुछ नाम है उसका। ठीक है। उसके साथ प्राइम मिनिस्टर जब मीटिंग की, ठीक है, तो काफी एनकरेज मिला लोगों को कि आप फिटनेस कितनी जरूरी है। ठीक है। और कैसे आप उसको डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हो विदाउट बीइंग गेटिंग प्रोफेशनल। तो प्राइम मिनिस्टर urged the top police officers of the country to explore whether social media influencers can engage to disseminate to the information। ओके। क्योंकि आजकल लोग न्यूज चैनल वगैरह या टीवी से ज्यादा आजकल रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। नीड टू यूज द सोशल मीडिया इफेक्टिवली, एंड पुलिस को ट्रेनिंग दी जाए इन हैंडलिंग दी साइबर रिलेटेड क्राइम्स, दी चैलेंजेस पोज्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसे बड़ा चैलेंज देखिए कि आप सभी शायद रविश कुमार को जानते होंगे। ठीक है। रविश कुमार आज पहले एनडीटीवी के साथ काम करते थे, अब अपना खुद का चलाते हैं यूट्यूब चैनल। इनका एक डीप फेक बना के प्रॉपर एक वीडियो बना लिया दैट ही इज एडवर्टाइजिंग फॉर सम मेडिसिन, आई थिंक डायबिटीज और समथिंग। ठीक है। कि ये मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं, और वीडियो देख के सीरियसली अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि ये रविश कुमार ही है या कोई और है। फिर बाद में उन्होंने खुद सामने आके कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ प्रमोट मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। बट वो वीडियो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि रविश कुमार एडवर्टाइज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मेडिसिन को। ओके। तो ये चैलेंजेस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक से आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इनको टैकल करने के लिए पुलिस को ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। Now, and a special focus on sensitizing the women and girls about rights and protection provided to them under the new laws, जो नए laws आ रहे हैं। Next is human trafficking, security of borders, cyber threat, radicalization, fraudulent issuance. All these are threat emerging from AI. Now, two crucial judgments saw Supreme Court take government. Sorry. ओके। अब देखिए, यहाँ पे एक आर्टिकल 144 है कॉन्स्टिट्यूशन का, विच मैंडेट्स दैट ऑल अथॉरिटीज, चाहे वो सिविल अथॉरिटीज हो या जुडिशियल अथॉरिटीज हो, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है गवर्नमेंट से कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दीजिए या इस पे जवाब दीजिए एक हफ्ते में, तो देना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल 144, क्योंकि ये मैंडेटरी है सभी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज के लिए कि यू विल एड सुप्रीम कोर्ट। ओके। उसी तरह आर्टिकल 3 क्या था हमारा, इट डील्स विद ऑल्टरेशंस मेड इन द नेम और एरिया ऑफ स्टेट एंड सेज दैट क्वेश्चन शुड बी रेफर्ड टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके। और यहाँ पर क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ने कि आप सिटीजन पुलिस कनेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए सिटीजन और पुलिस के बीच में आप कुछ स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह हाईलाइट ऑर्गेनाइज कीजिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मिलता है हमें अरुणाचल प्रदेश से। वहां पर एक पुलिस ऑफिसर गए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ बच्चे शाम होते हैं कोई काम नहीं है, ये ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने एक स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगवाई, टर्फ बिछाई, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स अरेंज करे, एंड बच्चों को स्पोर्ट्स में एंगेज करना शुरू किया। उसी पे बेस्ड एक मूवी है वो झुंड।
ओके, अमिताभ बच्चन की, वो उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पे देखा कि बच्चों को जब शाम को एंगेज कर लिया गया स्पोर्ट्स में तो उनका ड्रग कंजम्पशन अपने आप नीचे आ गया। क्लियर। तो इस तरह की इवेंट्स जब पुलिस ऑर्गेनाइज करती है तो एक तो कनेक्ट बढ़ता है आपस में, ठीक है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि नहीं नहीं कोई गलत नहीं है, पुलिस वाले उतने रूड नहीं है जितना कि कई बार कुछ इंसिडेंट दिखा देते हैं। ठीक है, एक सिटीजन फ्रेंडली पुलिस वाली इमेज बनती है। Now, he also urged government officials to stay in the border villages to establish better connect with the local populace, जिनको अब फर्स्ट विलेज कहा जाता है। पहले हमारे जो बॉर्डर के अक्रॉस नियर जो विलेज होते हैं ना उनको लास्ट विलेज कहा जाता था, बट अब उसका नाम चेंज करके गवर्नमेंट ने कहा है दिस इज द फर्स्ट विलेज। जब आप इंडिया में एंटर कर रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट विलेज, ताकि उनको ऐसा नेग्लेक्ट जैसा फील ना हो। ठीक है, ये सब वही सब है जो मैंने आपके साथ कल डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये सिटी ऑफ रफा, इसको याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद मैं आपको कल समझा ही चुका हूँ, तो आई थिंक अब दोबारा डिस्कस करना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका हमास एक्टिव है, ठीक है, गाज़ा में। ऊपर आपका हिजबुल्ला एक्टिव है लेबनान में। ठीक है, और इधर नीचे जो यमन कंट्री आती है एक, ठीक है, वहाँ पर है हाउथीस रेबेल एक्टिव। ठीक है, एंड ऑल थ्री आर सपोर्टेड बाय ईरान, राइट। हाउदीस ये एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है, हिजबुल्ला दिस इज ऑल्सो शिया मिलिटेंट ग्रुप, बट हमास इट इज a सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप, राइट। इन दोनों को सपोर्ट तो समझ में आता है, शिया है और ईरान भी शिया है। ठीक है, बट हमास को सपोर्ट क्यों? जस्ट बिकॉज इट इज फाइटिंग अगेंस्ट इसराइल। क्लियर। फिर जो आपका इस्लामिक स्टेट है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसका भी सिंपल सा कहना है कि ये ईरान जो है ये शिया है, दे ऑल आर आइडल वर्शिपर, इन सबको किल करो। ठीक है, तो अभी सोलेमनी जो जनरल हुआ करते थे वहाँ रेवोल्यूशनरी गार्ड के ईरान में, उनकी जब वो मना रहे थे उनकी कब्र पे, तो वहां पर इस्लामिक स्टेट ने बॉम्ब ब्लास्ट भी किया अभी। ओके, बिकॉज इट इज ए सॉन एनिमी ऑफ शियाज। ठीक है, दिस इस्लामिक स्टेट। लेट्स मूव अहेड। ओके, यहाँ पे लैंडस्लाइड की बात है। ठीक है, तो इस लैंडस्लाइड को मैं थोड़ा सा ना आपके साथ डिटेल में ही डिस्कस करूंगा। पहले तो देखिए कि लैंडस्लाइड जो है ना वो अफेक्ट करता है सिर्फ 1 to 2% ऑफ द कंट्री एरिया, तो इसलिए आपके पास काफी कम डेटा होता है, सफिशिएंट नहीं है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूज किया जाए कुछ एक स्ट्रक्चर तैयार करने में कि हाँ क्यों हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। तो मशीन लर्निंग टूल्स मॉडल्स वर यूज टू मेक प्रोजेक्शंस फॉर ऑल एरियाज फॉर विच देयर वाजंट एनी लैंडस्लाइड डेटा। ठीक है, तो कुल मिला के हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का यूज करना चाहते हैं ताकि हम इस लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी को बेटर प्रिडिक्ट कर सके। तो मैं इस टॉपिक को आपको इसके साथ पूरा डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। ये बट अगेन मैं कह रहा हूँ ये उतना डिटेल में नहीं है कि आप मेंस 450 के बराबर मत समझिएगा। ठीक है, सिर्फ हम थोड़ा सा एक आइडिया ले रहे हैं कि होता क्या है इसमें। लैंडस्लाइड्स डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, दैट इज सिंपल डेफिनेशन। नाउ एरियाज विद स्टीप स्लोप, जहां पे स्लोप ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल माउंटेनस एरियाज, दे आर ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड हजार्ड्स। अर्थ फ्लो, मास मूवमेंट, मड फ्लो, रोटेशनल स्लिप, एफ्लांचेस, ऑल आर एग्जांपल ऑफ लैंडस्लाइड। अब देखिए इसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से रोड निकालना है, तो ये लोग क्या करते हैं कि इसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट माउंटेन को ना परपेंडिकुलरली काट देते हैं। ठीक है, ये निकाल दिया उन्होंने रोड। ठीक है? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये जो पूरा रीजन है ना, ये पानी बारिश होते होते ये बहुत वल्नरेबल हो जाएगा, बहुत तेजी से स्लाइड हो जाएगा। जबकि आपको करना ही चाहिए कि आपको कटिंग थोड़ी सी वर्टिकल 45 डिग्री पे करनी चाहिए। यहाँ आपने कर दी ऑलमोस्ट 80, कई बार तो 90 डिग्री पे भी कटिंग कर दी जाती है। ठीक है, पूरा एकदम पैरेलल, पैरेलल के पैरेलल माउंटेन है और रोड बना दिया आपने। ठीक है, जबकि कटिंग इस तरीके से होनी चाहिए, ना कि इस तरीके से। ठीक है, और आप ये कटिंग करके यहाँ से रोड निकाल देते हो। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा कटिंग करनी पड़ती है ना, इसकी कॉस्ट को बचाने के लिए कंपनीज क्या करती हैं कि सीधे 90 डिग्री पे कट कर दो, अपन को तो सिर्फ रोड बनाना है, बट उससे वो एरिया लैंडस्लाइड वल्नरेबल ज्यादा हो जाता है। क्लियर। नाउ अराउंड 15% ऑफ द कंट्रीज रीजन इज प्रोन टू लैंडस्लाइड। द हिमालयाज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स आर टू रीजन ऑफ हाई वल्नरेबिलिटी। कॉजेज क्या हो सकते हैं? फर्स्ट होते हैं नेचुरल कॉजेज, जैसे अर्थक्वेक आया तो अर्थ की क्रस्ट थोड़ी शेक हुई, तो सारे जो स्टोन की बॉन्डिंग थी वो वीक हुई। ठीक है, वो लूज हुई और उस वजह से लैंडस्लाइड हुआ। दूसरा हैवी रेनफॉल, कई बार बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है और अगर सपोज स्लोप जो है वो काफी स्टीप है, तो पानी अंदर बैठते बैठते एक लुब्रिकेंट का काम करता है, मटेरियल को लूज अप करता है। ओके, जैसे कि उत्तराखंड क्लाउड बर्स्ट में यही हुआ था, बहुत तेजी से
ज्यादा पानी आ गया था तो पूरा मटेरियल स्लाइड कर गया था। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, ये जो मैंने आपको समझाया 45 डिग्री वाला, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जब आप रोड बनाने होते हैं, रेलवे या डैम बनाने होते हैं, तो आप माउंटेन रीजन को कट करना शुरू कर देते हो, ठीक है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे इन वेस्टर्न घाट इज कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट रीजन बिहाइंड फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड इन दी वेस्टर्न घाट्स। उसी तरीके से माइनिंग, जब आप करते हो तो आप ब्लास्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो उससे पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है अंदर रॉक का, वो हिल जाता है। It involves removing the surface of the earth for mineral exploration, which loosens the grip of material. Further explosions are also part of mining, which may result in landslide. उसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन, अब देखिए जब पेड़ लगे होते हैं ना, तो उसकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें, वो उस मिट्टी को होल्ड करके रखती है, मतलब बाइंड करके। अब आपने वो पेड़ काट दिया, अब उस मिट्टी को बाइंड करने के लिए कुछ नहीं है। अब उसमें जब पानी बैठेगा, वो एक लुब्रिकेंट का काम करेगा और वो स्लाइड मार जाएगी पूरी, ठीक है। ट्रीज आर कट इन द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज विच लूजन्स द सॉइल ग्रिप एंड मेक्स द रीजन मोर वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड। अब एक बात बताइए, सपोज कीजिए उत्तराखंड में कोई फॉरेस्ट था, ठीक है, उसको काटना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। दिल्ली वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। यूपी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, काटो, ठीक है। लेकिन उसको काट के क्या हुआ कि यहाँ पे जो जड़ें थी, जिन्होंने उस मिट्टी को रोक रखा था, वो वो सब हो गई अब क्लियर, ठीक है, वो सब खत्म हो गई। अब उसमें क्या होगा कि ये जो मिट्टी थी, अब वो पानी के साथ धीरे धीरे बहते बहते ये स्लाइड कर करके रिवर में आके मिलेंगी, ठीक है। रिवर में सेडिमेंट्स प्रोवाइड करेंगी, और जब ये रिवर और नीचे जाएगी, दिल्ली की तरफ आई यमुना, फिर यूपी की तरफ गई, तो इसका सेडिमेंट जो लोड है, सेडिमेंट लोड, ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और फिर ये सेडिमेंट्स आके यहाँ पे यूपी और दिल्ली में, ये जो आपकी ड्रेन्स वगैरह होती हैं पानी की, ठीक है, सीवेज पाइप वगैरह होती है, उनको क्या करेंगी, चोक करेंगी। और फिर वही सिचुएशन होगी जो इस साल हुई थी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये सब प्लानिंग कोई इंडिविजुअल लेवल पे की जा सकती है स्टेट के थ्रू, क्योंकि अगर आज यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उत्तराखंड में या हिमाचल में, तो उसका असर दोनों जगह होगा आगे चल के, दिल्ली में होगा, यूपी में होगा, जितने भी लोअर रिपेरियन स्टेट है ना, उन सभी में फील होगा। ऑलराइट। Next is unsustainable tourism. So this put greater pressure on lands as more infrastructure and amenities, ठीक है। टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं तो आपको रोड और ज्यादा बनानी पड़ेंगी ताकि ट्रैफिक में ना फंसे कारें, ठीक है। उसके अलावा आपको होटल ज्यादा बनाने पड़ेंगे। कई बार होटल ऑलमोस्ट रिवर के फ्लड बैंक पे बना दी जाती है कि यार रिवर व्यू रहता है होटल के रूम से, तो टूरिस्ट ज्यादा पसंद करेंगे इस होटल को। बट जब उत्तराखंड में त्रासदी आई थी तो कई होटल रिवर में जा गिरे थे पूरे, राइट। तो फ्लड बैंक आपने रिवर के फ्लड बैंक पे ही बना दिया, तो उसका अब उसमें जब पानी ज्यादा आएगा, कभी ज्यादा बारिश होने से, तो वो कहाँ जाएगा वो पानी, फिर वो उधर ही घुसेगा ना शहरों में, ठीक है। वही होता है। तो ये अनसस्टेनेबल टूरिज्म इज ऑल्सो नॉट गुड थिंग, इससे आपको और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, तो उस वजह से आपके लैंडस्लाइड के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर एक एनुअली एनुअली फिक्स नंबर ऑफ टूरिस्ट अलाउ करने चाहिए, ठीक है। आजकल क्या है, ये इंस्टा रील्स और इन्फ्लुएंसर्स की वजह से कई बार लोग केदारनाथ जाकर रील्स बना रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, ओके। उस तरह की चीजें और ज्यादा प्रमोट करती है टूरिज्म को। कई बार मोदी जी इन जगहों पे जाते रहते हैं, तो वो भी टूरिस्ट को और ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि हम भी घूम के आते हैं, ओके। तो देयर शुड बी सम लिमिट ऑन एनुअल नंबर ऑफ टूरिस्ट, जितना अलाउ होना चाहिए। लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी इन इंडिया, फर्स्ट रीजन है क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई थी, स्टेटेड दैट ग्लोबल राइज ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस was inevitable in next 2 decades and this would increase the glaciers melt। और हमारा हिमालयन रीजन, जिसको वर्ल्ड का थर्ड ग्लेशियर माना जाता है, हिमालय के थर्ड पोल माना जाता है आफ्टर अंटार्कटिक एंड आर्कटिक, ओके। तो ये ग्लेशियर मेल्ट और ज्यादा होंगे, मोर वाटर विल फ्लो ओवर द स्टीप स्लोप्स एंड देयरबाय जनरेटिंग मोर लैंडस्लाइड्स, ओके। नेक्स्ट इज टेक्टोनिकली एक्टिव हिमालयस। अब हमें पता है कि हमारा जो हिमालय है वो अभी भी राइज कर रहा है, क्यों? क्योंकि यूरेशियन, ऊपर यूरेशियन प्लेट है, नीचे इंडियन प्लेट है, एंड इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट के नीचे सबसाइड हो रही है, ओके। तो इस वजह से यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, इसलिए नेपाल में काफी बड़े बड़े भूकंप आते हैं। These are young fold mountains that lie at the convergence of two tectonic plates, Eurasian and Indian plate, and this enhances the probability of earthquake, which can result in increased number of landslide. Population pressure. India has only 2.4% of world area, but it holds 17% of world population. Further, the population is going to rise till 2050, and this call for creating more infrastructure in the fragile ecosystem. Nature of river. तो the river in Himalayan regions are mighty एंड देयर यूथफुल स्टेज। अब यूथफुल स्टेज में होता है क्या है कि रिवर जब यंग होती है ना, तो वो डाउन कटिंग बहुत ज्यादा करती है। जैसे सपोज कि ये हिल है, ठीक है, तो इसमें डाउन कटिंग करते करते जाएगी, तो ये कल को ऐसा दिखेगा, फिर यहाँ से रिवर बह रही है, ठीक है। सो अब ये दोनों दोनों तरफ स्टीप स्लोप्स हो गए, ठीक है, और ये डाउन कटिंग और नीचे होती आएगी, तो ये एरिया पूरा और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा और लैंडस्लाइड के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे।
तो इसके लिए मेजर्स क्या लिए हैं? इसके लिए मेजर्स लिए गए हैं नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी 2019 में। इट एड्रेसेस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ लैंडस्लाइड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट विच इंक्लूड हैजार्ड मैपिंग की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किए जाएंगे एंड अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए जाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, स्टेबलाइजेशन एंड मिटिगेशन लैंडस्लाइड एटसेट्रा। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ गाइडलाइंस दिए ऑन लैंडस्लाइड हजार्ड मैनेजमेंट, बहुत पहले दी थी 2009 में। इट टेल्स दैट मेजर्स दैट शुड बी टेकन to avoid or mitigate the risk posed by landslide hazards. Some guidelines are like delineating the areas which are susceptible to landslide hazard, encouraging the implementation of successful landslide remediation and mitigation technologies, and developing institutional capacity and training for geoscientists, engineers, and planners is necessary for effective management of landslide hazards. इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का। इट इज ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट टू वेरियस नेशनल एंड स्टेट लेवल एजेंसीज इन फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। However, the above efforts are unable to deliver optimum result due to limited resources, financial constraint and use of obsolete technology for landslide management. तो अब सजेशंस क्या हैं, क्या करना चाहिए? फर्स्ट, स्टेट्स लाइक हिमाचल एंड उत्तराखंड विच आर हाई रिस्क जोन में आते हैं शुड टेक ग्रेट कॉशन एट परसुइंग डिसरप्टिव प्रोजेक्ट्स। देयर शुड बी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स बिफोर इनिशिएटिंग माइनिंग और डैम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि माइनिंग डैम प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया और आपने देख लिया कि चलिए यहाँ का पत्थर थोड़ा स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कई बार इन प्रोजेक्ट्स के इम्पैक्ट जो है ना वो 10 ईयर्स बाद जाके फील होते हैं। जैसे अभी बद्रीनाथ में क्या हुआ था, लैंड सब्सिडेंस होने लगा था। ठीक है, कईयों के घरों में दरार आने लगी थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई नए प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है, हो सकता है कि 10 साल से आपके थोड़े से दूर नियर बाय एरिया में जो माइनिंग वगैरह चल रही थी या कोई डैम बनाया गया था उसका प्रेशर अब जाके फील हो रहा हो। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है ना, इसको बहुत प्रॉपरली करना चाहिए, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखकर भी, कि आज ये प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है बट क्या हो सकता है कि ये आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करे। उसी तरह देयर शुड बी अडॉप्शन ऑफ लैंडस्लाइड माइक्रो जोनिंग प्रोसीजर फॉर माउंटेनस एंड अदर हिली वल्नरेबल एरियाज। More funding should be given to landside planning and mitigating agencies. Fourth, there should be involvement of locally available trained manpower to intensify the hazard reduction and public awareness program. And fifth, the mitigation strategies like limiting agriculture to valleys, ठीक है, हिल एरियाज पे ना किया जाए एग्रीकल्चर, वैलीज में किया जाए, एंड एरियाज विद मॉडरेट स्लोप, प्रमोटिंग लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन ताकि जो सॉइल है उसको बाइंड करके रखा जा सके, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बंस टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर एटसेट्रा शुड बी एनकरेज। ठीक है, तो ये हमने लैंडस्लाइड को थोड़ा सा डिटेल में जाना है, बट अगेन अभी भी उसमें काफ़ी कुछ है जो अलग से आपको कराने की ज़रूरत है, जो मैं आपको मेंस के प्रोग्राम में कराऊंगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस, इसमें क्या काम का है। जो न्यूज़ ओवरलैप करेगी उसको स्किप करेंगे। ठीक है, मॉलडीव्स वाला सस्पेंड 3 मिनिस्टर, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, क्या इशू है। आपको सिर्फ याद रखना है कि जब भी कोई कंट्री के बारे में पढ़ते हो कि इसके और इंडिया के रिलेशन पे पॉजिटिव क्या चल रहा है और नेगेटिव क्या चल रहा है। ओके, अब जरा एक बात देखिए यहाँ, 12-year-old गैंग रेप्ड 3 माइनर्स अमंग अक्यूज। एक आदमी है, 3 माइनर हैं, बट दिस गर्ल वॉज लर्ड बाय द विमेन। इसमें एक विमेन इन्वॉल्व है। अब देखिए ये बच्ची 12 ईयर की है और मैंने आपको बताया कि ये जो पॉक्सो एक्ट है इट इज जेंडर न्यूट्रल। तो इसमें ये जो लड़की है ना, दिस विमेन, इसको भी सजा होगी क्योंकि यहाँ बच्ची का है। बट अब इन्वॉल्व कीजिए कि एक एडल्ट गर्ल थी। ठीक है, अब जैसे एक केस आया था चंडीगढ़ से जहां पर 2 लड़कों ने और एक लड़की ने किसी लड़की के को ट्रैप करके उसके साथ गैंग रेप किया था। ठीक है, तो इस केस में अब क्योंकि यहाँ पे एडल्ट लड़की इन्वॉल्व थी एंड हमारे जो एडल्ट के लॉज है दे आर नॉट जेंडर न्यूट्रल, अब जाके उसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जा रहा है अंडर दिस न्यू भारतीय न्याय संहिता, बट अब तक जेंडर न्यूट्रल नहीं थे। तो उस केस में दोनों बॉयज को तो रेप की सजा हुई बट इस लड़की को नहीं हुई। ठीक है, इस पे अलग चार्जेस लगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो रेप लॉज थे उसमें सिर्फ मैन, उसमें क्लियरली लिखा है मैन। ठीक है, मैन को ही गिल्टी माना जाता है। अगर उसमें इस लड़की ने भी साथ दिया है तो उस पर दूसरी धाराएं लगेंगी, वो अपनी जगह है, बट रेप केस की धाराएं उस पर नहीं लगेंगी कि नहीं उसने क्राइम को एग्रेवेट किया, वो ठीक है अपनी जगह। ठीक है, बट ये जो इसके जो सीवियर प्रोविजंस लगने थे, पीनल प्रोविजन, वो नहीं लगते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पॉक्सो एक्ट में और जो हमारा दूसरा एक्ट था आईपीसी। ठीक है, पॉक्सो इज ए जेंडर न्यूट्रल एक्ट, उसमें ये विमेन को भी उतनी ही कड़ी सजा होगी जितनी बाकी लड़कों को होगी। ठीक है, पुलिस नीड टू वर्क विद डेटा नॉट डंडा, तो ये वही है, सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट, ये लाइन याद रखिएगा। ठीक है, जो मोदी जी ने पुलिस कॉन्फ्रेंस में कही है ना, वही सब बातें हैं।
मोदी सरकार और भारत सरकार, अब देखिए महाराष्ट्र में अभी पूरे देश में ना गवर्नमेंट सरकार यात्रा निकाल रही है, भारत संकल्प यात्रा, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है, और बीच में एक डायरेक्शन भी आई थी कि इनको कुछ डेजिग्नेट भी किया जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद कहा था कि गवर्नमेंट मशीनरी का आप कैसे यूज कर सकते हो। तो अब ये जो यात्रा निकाल रहे हैं ना, भारत संकल्प यात्रा, तो वहां पर कुछ युवाओं ने रोक के इसको पूछा कि एक बात बताइए, आपकी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ठीक है, तो इसमें आप भारत सरकार वर्ड यूज करोगे कि मोदी सरकार यूज करोगे? आप मोदी सरकार करके प्रमोट कर रहे हो। तो ये पहली बार है जब वोटर्स ने अपने आप को असर्ट किया है, उन्होंने चैरियट को स्टॉप करके कहा कि यहाँ पे भारत सरकार लिखिए, मोदी सरकार क्या होता है, ठीक है। विकसित भारत संकल्प यात्रा है ये, और ये कोई बीजेपी की पर्सनल यात्रा नहीं है, ये निकाली जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से ही, ठीक है। तो पहली बार है जब शायद वोटर्स ने अपने आप को किसी चीज के लिए असर्ट किया है। अब इसी तरह का असर्टिव अगर वोटर उस केस में हो जाए जहां पर एमएलए को खरीदा जाता है, ओके, सब जानते हैं, 100-100 करोड़ तक, कई करोड़ खर्च करके सरकारें गिराई जाती है, फिर बनाई जाती हैं, उसके बाद फिर जनता से ही वसूल किया जाता है पैसा, चाहे वो फीस लगा लगा के, ठीक है, या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी में सरचार्जेस बढ़ा दिए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ा दिए जाएंगे, हर तरह की चीजें इम्पोज करके वो पैसा वसूल जनता से किया जाता है। तो ये हमेशा से एक नेगेटिव पॉइंट रहा है इंडियन डेमोक्रेसी का, कि हमारे यहाँ के जो वोटर्स हैं वो उतने असर्टिव नहीं रहे कभी भी, ठीक है। वो सोचते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक। यहाँ पर एक कोल प्रोजेक्ट है, आई थिंक अडानी कंपनी ही इन्वॉल्व है, उसको सैंक्शन कर दिया गया है, और उसके लिए हसदेव फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है उसको काटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो वही टारगेट कर रही है कि ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बिठाकर और फिर ट्राइबल्स की ही जमीन को छीना जा रहा है। नाउ फियरिंग दैट लैक ऑफ ट्रीज वुड बी एक्सड इन हसदेव फॉरेस्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात है, ठीक है। दे आर डिमांडिंग द कैंसिलेशन ऑफ पारसा कोल माइन। नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो जन विश्वास बिल है ना, इसको मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा अलग से। ये भी सन और आदित्य एल1 के बारे में ही है, तो ऑलरेडी हम उसकी बात कर चुके हैं काफी। डिक्लाइन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज गुड बट एड्रेस इनकम पॉवर्टी। अब इन्होंने यहाँ पर कंपेयर किया है यूपीए गवर्नमेंट के 10 साल को और एनडीए गवर्नमेंट के 10 साल को, ठीक है, कि उनके टाइम पर ग्रोथ रेट क्या थी, इन्फ्लेशन क्या थी। तो अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे थोड़ी सी ज्यादा थी, एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पर थोड़ी कम है, ठीक है। इन्फ्लेशन की बात करें तो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम ज्यादा था, अभी इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में, क्योंकि वो सब प्लान मैंने आपको कल समझाया था अपने प्रीलिम्स रिवीजन में, कि 2013 में ही तैयार कर लिया गया था कि हम एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएंगे और उसके लिए टारगेटिंग करेंगे 2 से 6% बैंड के बीच में, राइट। तो इस आर्टिकल को पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो वो आपकी मर्जी है। NSO estimated that GDP growth for 23-24 will be 7.3%. Sensex is booming around 72,000 mark पर. Foreign exchange reserve है हमारे पास $620 billion. Inflation is within the band of 4 plus minus 2. And India has been the best performer among G20 countries in 23. ठीक है। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास, he was honored with Governor of the Year award at Central Banking Awards in London. Now, but at the same time RBI गवर्नर ने ये भी वार्न किया कि there is increasing risk of unsecured loans, ठीक है। और बैंक्स कहते हैं कि बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेशन किया जा रहा है हमें, और उसके अलावा हाई अनएम्प्लॉयमेंट बना हुआ है, हाई इन्फ्लेशन भी बना हुआ है, एंड लॉस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सब जो एलिगेशंस ऑपोजिशन लगाता है। अब देखिए एक बात और याद रखिएगा कि पिछले 9 साल में गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 14.5 लाख करोड़ रुपीस राइट ऑफ किए हैं बैंक से, ठीक है, राइट ऑफ हुए। फॉर एग्जांपल जी नेटवर्क का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, 6,000 करोड़ का उन्होंने लोन लिया था, करीब 1,500 करोड़ रुपए चुकाया और 4,500 करोड़ रुपए माफ करवा लिया, ठीक है, राइट ऑफ करवा लिया। अब राइट ऑफ का मतलब ये भले ही नहीं होता है कि चलिए इसको रिकवर नहीं करेगी गवर्नमेंट, बैंक रिकवर कर सकती है, कोशिश कर सकती है, बट अगर डेटा देखा जाए पिछले 9 साल का तो बहुत पुअर है, हार्डली हार्डली कोई 1.5% राइट ऑफ लोन को रिकवर किया जा सका है, अदरवाइज राइट ऑफ हो गया फिर दे डोंट केयर, ओके। और इसमें एक सबसे बड़ा कल्प्रिट है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। कई बार आप लोन लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी लेती हैं, और उसका इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू वहाँ की गवर्नमेंट को फंडिंग दे देती हैं और फिर दिखा देती हैं कि बिजनेस लॉस में जा रहा है और हमारा लोन राइट ऑफ करवा लीजिए। और ये राइट ऑफ मोस्टली कहाँ से होगा? ये पब्लिक सेक्टर बैंक से ही होता है। क्यों? क्योंकि वही गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है। और जबकि यूपीए गवर्नमेंट के 10 साल में हार्डली 2.5 लाख करोड़ रुपीस का लोन माफ राइट ऑफ किया गया था, वो भी क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2008 और 9 के आसपास, जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया था कंपनीज के लिए, ठीक है। बट इस गवर्नमेंट ने 14.5 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया है कॉर्पोरेट्स का, क्लियर, ओके। नाउ एवरेज एनुअल ग्रोथ उन 10 सालों में देखें तो 6.8% थी, जबकि मोदी गवर्नमेंट के 9 साल को देखें तो 5.8% है। उसी तरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उस टाइम 8.1 तक गया था,
जो कि अभी 5.1 के आसपास चल रहा है, एंड फूड इन्फ्लेशन तो उस टाइम और ज़्यादा था 9.2%, जो कि अब 4.9% है। पॉवर्टी की बात करें तो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर पॉवर्टी ज़्यादा तेजी से रिड्यूस हुई थी। वर्ल्ड बैंक की अगर हम डेफिनेशन मांगे एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या कहता है वर्ल्ड बैंक, वो कहता है $2.15 पर डे पर कैपिटा। ओके, इसके नीचे अगर आप हो तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आओगे। ठीक है, तो इंडिया का हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन हुआ है 63% से 39% तक, from 77 to 2004. Okay, so that is good achievement thanks to this 1991 reforms. Okay, but absolute population poverty में जो गई वो इंक्रीज हुई उल्टा। okay, वो इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रही यहाँ पर। ये 77 से ऑलमोस्ट 2001 तक रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ वाला फेज था। यूपीए गवर्नमेंट 1 दैट इज 2004 से 2009, इसके टाइम पर पॉवर्टी रेट डिक्लाइन हुई 1.2% से। यूपीए 2 में और तेजी से डिक्लाइन हुई 2.46, क्योंकि यूपीए 2 का जो फेज था ना वो थोड़ा अच्छा भी था। ओके, मनरेगा जैसी चीजें लेकर आए। ओके, उससे चीजें लोगों के हाथों में पैसा गया, गरीबी थोड़ी कम हुई। बट मोदी सरकार के टेन्योर में जस्ट 1.72% से डिक्लाइन हुई, और मोदी 2 जो सेकंड टेन्योर रहा है 2019 से, उसमें और ज्यादा बुरे हाल रहे। 0.3% पर एनम के रेट से ही डिक्लाइन हुई पॉवर्टी। एक रीजन तो कोविड को भी कह सकते हो, ठीक है, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी कॉर्पोरेट्स की तरफ ज्यादा है। नाउ देयर इज डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट ऑफ रियल फार्म वेजेस फॉर मैन। ये सबसे बड़ा इशू रहा है कि फार्म वेजेस में इंक्रीज होने की बजाय उल्टा डिक्लाइन देखने को मिला है, डिक्लाइन बाय 4.1%। यूएनडीपी का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, 10 इंडिकेटर्स पे होता है। ये सब मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, यूएनडीपी का भी और नीति आयोग का भी। ठीक है, ये 10 इंडिकेटर यूज कर सकता है, क्या करता है, यहाँ पे हम लोग 12 इंडिकेटर यूज करते हैं नीति आयोग वाले। इनका कहना है कि करीब 13.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है पिछले 9 साल में, ड्यू टू इम्प्रूव एक्सेस टू सैनिटेशन, स्कूलिंग एंड कुकिंग फ्यूल। Now it is crucial to address income poverty, which is still very high and had remained defiant over the last 5 years. There is need to spur employment intensive growth, skill formation in rural areas and direct income transfer to most vulnerable people. ओके, हाँ, यहाँ पर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज किया जा सकता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है बॉम्बे में, वो स्टैब्लिश कर रहा है एक बायो इमेजिंग बैंक फॉर कैंसर टू बिल्ड ए टारगेटेड एल्गोरिदम टू हेल्प डिटेक्ट द डिजीज एट एन अर्ली स्टेज। और कैंसर जैसा डिजीज अगर अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट किया जा सकता है तो फिर इजी हो जाता है उसको क्योर करना। Hospital started to use artificial intelligence to reduce radiation exposure for pediatric patients during computed tomography scans. While many cancers can be cured if detected and treated early, shortage of specialists poses a significant challenge in reducing cancer-related facilities in India. ठीक है, इस कैंसर पर भी हम लोग पूरा नोट एक तैयार करेंगे अपने मेंस के लिए, कैसे इसको सही किया जा सकता है। ठीक है, गोल बायोइमेजिंग बैंक्स, इसका गोल इट इज टू क्रिएट ए रोबस्ट रिपोजिटरी ऑफ रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी इमेजेस लिंक्ड विद क्लिनिकल इंफॉर्मेशन, आउटकम डेटा, ट्रीटमेंट specifics and additional metadata. This resource is designed for the training, validation, and testing of AI algorithm. The project is currently focused on head and neck cancer and lung cancer अभी के लिए, but बाद में और expand किया जाएगा. Testing of several AI algorithm using data to address medically relevant task. Okay, बाकी सब इतना कुछ काम का नहीं है इसमें. What role could AI play in treatment of cancer in the future? जी, इसका पहला रोल हो सकता है इन मिटिगेटिंग दी फैटलिटीज, यानी कि जो मौतें हो रही हैं उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। एआई's potential lie in tailoring the treatment approaches based on diverse patient profile. Next is AI will be used to swiftly detect complex cancer without need for extensive tests. So this is the second benefit. Third, AI enhances accuracy, ensuring timely cancer diagnostic, improving patient outcomes and aiding the healthcare personnel in decision making process. That is third. Okay, ये तीन तरीके हैं जिससे वो थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। यहाँ पे जीडीपी वगैरह की ये जो सारे टर्म्स हैं, ये आपकी ये प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट, ये सब मैं आपके साथ अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको डिस्कस किया है प्रीलिम्स के रिवीजन लेक्चर सीरीज में। ओके, तो वहां से देख लेना अगर नहीं पता है अभी तक तो। सेकंड है सुप्रीम कोर्ट का, ये क्या है, ये जो गरीबों को या वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करने की बात करते हैं हम लोग, वो क्या है, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब इससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, जो कि सीधे सीधे आपके लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाता कि ये जो लीगल सर्विस दी जाती है इसमें कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, विडोस एलिजिबल है, ट्रांसजेंडर एलिजिबल है, या जिनकी इनकम 3 लाख से कम है वो एलिजिबल, 1 लाख से कम है वो एलिजिबल है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ कमिटी कंप्राइजेस, इसका कॉम्पोजिशन देखिए, इट कंप्राइजेस ऑफ ए सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज,
okay, who is chairman and other members with experience and qualifications prescribed by center. Now remember this word, ठीक है. इस कमेटी की, ये जो कमेटी की हम बात कर रहे हैं, दिस सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, इसकी हम जो बात कर रहे हैं, इसमें इसके चेयरमैन होंगे एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, और बाकी के जो मेंबर्स होंगे उनकी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नाउ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके, नॉमिनेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, बट उनकी जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होगा वो प्रेस्क्राइब कौन कर रहा है, आपका सेंटर, ठीक है. नॉमिनेट करेंगे सीजेआई, हु शैल ऑल्सो अपॉइंट द सेक्रेटरी ऑफ ए कमेटी. नाउ ये जो एक्ट है नालसा, उसका एक रूल है, रूल 10. इट लेज डाउन कि कितने नंबर हो, कितने मेंबर होंगे, एक्सपीरियंस क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, और ये एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड कर रहा है, सेंटर. बट सेंटर के पास ये डिसाइड करने की पावर कहां से आ रही है, रूल 10 से. अंडर सेक्शन 27 ऑफ 1987 एक्ट, यही नालसा वाला एक्ट, द सेंटर इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स इन कंसल्टेशन विद सीजेआई. ठीक है. मेंबर्स की बात करें तो दे शुड नॉट बी मोर देन 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग द एक्स ऑफिशियो मेंबर. Center can nominate in consultation with CGI. Center can nominate other members also. However, only an eminent person in the field of law or a person of repute or an eminent social worker जो एंगेज रहा हो वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट में, सिर्फ उसी को नॉमिनेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट. इसकी जरूरत क्या है, तो इसके अलावा भी देयर आर सेवरल अदर बॉडीज दैट टू कैरी आउट द टास्क ऑफ डिस्पेंसिंग फ्री लीगल सर्विसेज. और क्यों करते हैं ये सब, क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिकल 39A जो है वो मैंडेट करता है दैट स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम, प्रमोट जस्टिस ऑन बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड शैल in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes in any other way to ensure the opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other compulsion. उस तरह article 14 and 22 also make it obligatory for the state to ensure equality before the law. In 1980 a committee at national level was established under chairmanship of Supreme Court Judge और Justice PN Bhagwati. ठीक है, यही माने जाते हैं PIL के जनक. Legal Service Authorities Act NALSA 1987 came into force in 95 to establish a nationwide uniform network for providing free and competent legal services. It also aimed at organizing lok adalats and constitute legal service authorities. In 1995, NALSA was constituted under 1987 Act. Subsequently, in every state legal service authority was established. ठीक है, फिर स्टेट लेवल पर भी एस्टेब्लिश की गई. ये सब हम देख चुके हैं. फोर्थ स्ट्रेट टर्म फॉर शेख हसीना. ओके, यहाँ पर ब्लिंकन यूएसए की कह रहे हैं प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ वॉर इन द रीजन. ठीक है, चाइना सैंक्शन 5 फर्म्स आफ्टर यूएस कर्व्स आर्म्स सेल टू ताइवान. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूएस ने कुछ आर्म सेल किए ताइवान को, चूंकि चाइना को ऑब्वियसली बर्दाश्त नहीं है. ओके, बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है. सो दैट्स इट फॉर दिस डिस्कशन. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग.